हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। हम अभी तक वर्ग संख्याएं पढ़ रहे थे। अब वर्ग संख्याओं में अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं जो फैक्ट्स कह सकते हैं या संख्याओं का मिश्रण होता है जो हमें का क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो ट्रिक्स हैं या कुछ पॉइंट्स हैं जो हम पढ़ लेंगे तो हमारे लिए वर्ग संख्याएं करना और आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है या ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट। इसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, और दो का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो चार आता है। इसी तरीके से अगर हम तीन का स्क्वायर करें तो नौ आ जाता है। अब हम अगर बात करें एक और चार की, तो ये दोनों क्या है, वर्ग संख्याएं हैं। अब ये जो वर्ग संख्याएं हैं इनके बीच कुछ संख्याएं छूट गई। ये तो वर्ग संख्याएं हैं, दो क्रमागत वर्ग संख्याएं हैं। अब इनके बीच कौन कौन सी संख्याएं छूट गई, दो और तीन जो वर्ग संख्याएं नहीं है। दो तीन वर्ग संख्याएं नहीं है। ये कितनी संख्याएं हो गई, दो। दो संख्याएं ऐसी निकली जो वर्ग संख्या नहीं है। इसी टाइप से अगर हम दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर ले तो चार और नौ आता है। चार के बीच में ये वर्ग संख्याएं हैं, ठीक। अब इनके बीच कौन कौन सी संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है, तो चार के बाद क्या आता है, पाँच। छः नहीं है, सात भी आ रहा है और आठ है। तो पाँच छः सात आठ ये वर्ग संख्याएं नहीं है। तो इनके बीच जो संख्याएं आ रही हैं ये किस तरीके से निकाल सकते हैं या शॉर्ट में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्ग संख्याएं नहीं हैं, ठीक। अब ये तो वर्ग संख्याएं हो गई। इनकी संख्याओं से हमें पता चला कि अब मान लीजिए जब हमने पहली दो क्रमागत संख्याओं की बात करी तो ये जो निकला कि इसमें दो संख्याएं जो है वो वर्ग संख्याएं नहीं है और इसमें चार नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम देखें, मान लीजिए हम किसी दूसरे को ले लेते हैं, छः को ले लेते हैं, चलिए। तो छः का स्क्वायर 36 होता है और सात का स्क्वायर होता है 49। अब इनके बीच ये तो दोनों वर्ग संख्याएं हैं क्योंकि इनका तो वर्ग है पूरा पूरा। अब इनके बीच कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, 37 आता है, 38 है, 39 है, 40 है, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और लास्ट में 49 तो वर्ग संख्या है। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो गई, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात तीन 10 और दो 12। तो यहाँ कितनी संख्याएं निकली, 12। तो अब इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि जो इनके बीच की वर्ग संख्याएं नहीं है वो कौन कौन सी नहीं है या उनकी संख्या कितनी होती है। अगर हम देखें कि मान लीजिए हमने यहाँ पे n बराबर 6 लिया था, ठीक। तो n+1 क्या हो गया, 7 हो गया। अब इनके बीच की जो टोटल संख्या निकलनी है, ये जो 12 है, क्या ये 12 जो है ये हमारा 2 × 6 नहीं है, तो क्या हम इसे 2n नहीं कह सकते, कह सकते हैं 2n। यानी कि जो वर्ग संख्याएं नहीं होंगी या वर्ग संख्याओं की संख्या अगर निकालनी है, जो वर्ग संख्याएं नहीं हैं, वर्ग संख्याएं नहीं हैं, अगर उनकी संख्या निकालनी हो कि इनके बीच कितनी वर्ग संख्याएं नहीं हैं, तो वो संख्याएं होंगी 2n। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो 2n संख्याएं होंगी, अगर कभी भी निकालना हो कि कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है, तो वो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2n। यानी कि 2n। अब इससे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी से एक और कॉन्सेप्ट बनेगा कि मान लीजिए हमने क्या लिया था, n और n+2 प्राकृतिक संख्याएं ली थी, n और n+1 प्राकृतिक संख्याएं ली थी, ठीक। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये हमारी बनी। अब इन्हीं से एक कॉन्सेप्ट बना कि अगर हम इनका अंतर करें, इनका अंतर कर दें, तो n और n+1 का अंतर कितना होगा, इनके वर्गों का अंतर, सॉरी, तो इनके वर्गों का अंतर कितना होगा, तो n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब n+1 जो है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई n+1 से करें तो क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस n+n+1, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n+1, ये हो गया। तो ये एक फॉर्मूला भी होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, हम इसका n+1 का होल स्क्वायर या a+b का होल स्क्वायर है उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर फॉर्मूला याद ना हो तो।
तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ पे रखा एन स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 माइनस, अब ये एन स्क्वायर आ जाएगा। अब एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कट गया क्योंकि माइनस हो गया, तो ये कितना बचा 2n प्लस 1। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2n प्लस 1 जो है वो उससे एक कम हो जाएगा। दो वर्ग संख्याएं जितनी संख्याएं अगर हमें ज्ञात करनी हो, तो अगर इन दोनों का अंतर हमें निकाल के इनके अंतर से हम एक कम कर दें, मान लीजिए जो स्क्वायर दिया हुआ है इनके अंतर से एक कम, क्योंकि 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि हमने ये चीज पहले देखी 2n संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, वर्ग संख्याएं नहीं है। और इसमें एक ऑलरेडी प्लस है, तो जो इनका अंतर है उससे अगर हम एक माइनस कर दें, ये 2n प्लस 1 है और इसमें से एक माइनस कर दें तो क्या निकलेगा 2n। तो ये क्या था, ये वर्ग संख्याएं नहीं है, यही था हमारे पास। तो अगर हमें कभी भी इसे सॉल्व करना हो, मान लीजिए हमें पता करना हो, मान लीजिए हमने पता किया कि जी 10 है, n बराबर हमारे पास 10 है और n प्लस 1 बराबर है 11। इनका हमें वर्ग दे रखा है, तो 10 स्क्वायर बराबर हमें दे रखा है 100 और 11 का स्क्वायर हमारे पास दे रखा है 121। अब हमें ये पता करना है कि जी 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर जो है इनका इनके बीच में कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन देगा 10 स्क्वायर और 11 स्क्वायर के बीच कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है, यही क्वेश्चन होगा हमारा, कितनी वर्ग संख्याएं नहीं है। अब कितनी संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है, उनकी संख्याएं नहीं है, संख्या ज्ञात करें, ये दे देगा क्वेश्चन, संख्या ज्ञात करें। अब उनकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम सिंपल ये कर सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ था n प्लस 1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये हो गया 11 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो गया 121 माइनस 10 का 100, यानी कि टोटल संख्याएं कितनी हो गई 21। अब 21 में से अब ये जो आया है यहाँ पर, इसमें से अगर हम एक कम कर दें, क्योंकि वो तो होता था 2n होता है और ये होता है 2n प्लस 1, ये किसके बराबर है 2n प्लस 1 के। तो ये हो गया 21 में से एक अगर हम माइनस कर देते हैं तो 20 संख्याएं आ जाएगी। तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई 20 संख्याएं जो इनके बीच पड़ेंगी, जिनकी संख्या नहीं होगी। अब आप देख भी सकते हैं कि जो 100 और 121 के बीच में कितनी संख्याएं आ जाएंगी, पहले आएगा 101, फिर 102, फिर इसी तरीके से 103, 104, 105, 120 तक। तो कितनी टोटल संख्या हो जाएंगी 1 से लेके और 20 तक। यानी कि इससे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट किस तरीके से निकाला, 2n कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें n बराबर 10 दिया हुआ है तो वैसे ही हम निकाल सकते हैं 2 गुणा 10 यानी कि 20। और इनका डिफरेंस अगर हमें n नहीं दे रखा है और डायरेक्ट स्क्वायर दे रखा है कि ये दो संख्याएं इनके बीच बताइए कितनी वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, तो सिंपल इसमें से इसको माइनस कर देंगे और 2n प्लस 1 निकल जाएगा, उसमें से माइनस 1 करके हम 20 संख्याएं निकाल सकते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिससे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा सेकंड नंबर कि क्रमागत विषम संख्याएं हैं, अगर क्रमागत विषम संख्याओं का योग, इससे हमारा क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट बनेगा वो हम देखेंगे। तो क्रमागत विषम संख्याओं का योग अगर हमें निकालना हो उससे क्या इंटरेस्टिंग पॉइंट बनता है, देखते हैं। सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें, क्या है ये 1 क्या है, ये पहली विषम संख्या है, पहली विषम संख्या। तो ये किसके बराबर हो सकती है, अगर हम देखें इसको तो 1 हो सकता है, यानी कि 1 स्क्वायर के बराबर। वहीं अगर हम 1 प्लस 3 करें तो ये क्या है, पहली दो क्रमागत संख्याएं हैं, ये क्या है पहली दो विषम पहली दो विषम क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक। तो ये क्रमागत संख्याएं तो हैं दो, तो ये किसके बराबर है, इसका योग अगर हम करते हैं तो 4 आता है, जो कि 2 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर इसी तरीके से हम 1 प्लस 3 प्लस, अब तीसरी क्रमागत संख्या जो विषम होगी वो क्या होगी 5। तो ये पहली 3 क्रमागत संख्याएं हो गई, पहली 3 क्रमागत विषम संख्या। इसी तरीके से हुई
अब इसका योग हम करते हैं तो 5 3 8 1 9 हो जाता है, जो कि होता है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 प्लस 3 प्लस, अब चार संख्याएं ले लेते हैं तो 4 क्या क्या होगा, ये पहली चार क्रमागत विषम संख्याएं हो गई। ठीक, तो पहली चार क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 1 4, 5 4 9 और 7 16, जो कि होता है 4 का स्क्वायर। अब इसी तरीके से 5 अगर ले लें हम, क्योंकि 5 1 3 5, फिर 7 के बाद विषम संख्या क्या होनी चाहिए, 9। तो ये कितनी हो गई। अब इनका योग कर लेते हैं, ये 5 संख्याएं हैं तो 5 संख्याओं का योग कितना हो गया, 3 1 4, 5 4 9, 9 9 18, 7 25, यानी कि ये किसका स्क्वायर हो गया, 5 का। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर हम पहली एक से स्टार्ट करके, इससे हमारा जो कॉन्सेप्ट बना कि पहली n विषम संख्याओं का योग, पहली n विषम संख्याओं का योग अगर हम निकालें, पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना। अगर हम इसी तरीके से निकालना चाहे, मान लीजिए मैंने n बराबर ले लिया, n बराबर हमने ले लिया मान लीजिए 8, तो n विषम संख्याएं 8 हो गई, तो इसका जो n स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 का इंटू 8 से करेंगे तो 64। तो इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे ये देख लीजिए, 1 3 5, फिर 5 के बाद 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर उसके बाद इसी तरीके से 15 के बाद 17, ये कितनी हो गई, 3 3 6 2 8, हमें 15 तक ही लेना था, हमने 17 तक ले लिया, गलत ले लिया। अब इनका योग करके देख लेते हैं, तो 5 3 8, 8 1 9 9, 9 9 18, 7 25, 25 और 11 36, 36 और 13 हो गया 49, और 49 में अगर हम 15 जोड़ दें तो हो जाएगा 64, यानी कि इसका योग कितना हो गया, 64। अब आप देख सकते हैं कि इससे एक कॉन्सेप्ट सही हुआ कि जो n विषम संख्याएं जो पहली, यानी इसमें पहला पद, ये कंडीशन हमेशा रहेगी कि पहला पद एक से प्रारंभ होगा, एक से प्रारंभ होगा। अगर हम एक से स्टार्ट करें तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि इन्हें हम बिना योग के भी निकाल सकते थे। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए 64 किया। अब n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गई। अगर हमें कभी भी दिया हो, मान लीजिए एक नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें दिया हो, मान लीजिए 1 3 5 7, फिर 9, फिर 11, इसी तरीके से 13, फिर प्लस 15, प्लस 17, प्लस 19, इस तरीके से दिया हो मान लीजिए, और 19 के बाद मान लीजिए मैंने 21 भी ले लिया। अब इनका बिना योग के, अब इन सबको जोड़ते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा, तो इससे बढ़िया है हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 1 3 5 7 ये सब विषम संख्याएं हैं। इसमें पहली चीज हमने देखी कि ये सभी विषम संख्याएं हैं। जब ये सभी विषम संख्याएं हो गई तो n विषम संख्याओं का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब इनकी संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि n बराबर कितना होगा। तो n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो n बराबर कितना हो गया, 11। तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बराबर 121। अब हमने बिना जोड़े इसको कर लिया, कितने आराम से कर सकते हैं इसको, इस चीज से हमें पता चल गया। तो ये तो है हमारा एक कॉन्सेप्ट कि अगर हम पहली n विषम संख्या है और जो एक से प्रारंभ हो रही हैं, अगर उनका योग निकालना चाहते हैं तो n स्क्वायर बराबर उसका मान निकल जाएगा। अब इसी तरीके से एक और चीज आती है कि अगर हम मान लीजिए इन्हीं संख्याओं को घटा दें, जो संख्या हमें दी है, अगर पूर्ण वर्ग संख्या पता करनी हो तो इससे हम पूर्ण वर्ग संख्या का भी एक कॉन्सेप्ट पूरा कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने दिया कि 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये पता करना है। तो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, ये हमें पता करना है। तो इसे कैसे पता कर सकते हैं, मान लीजिए इसको जब तक घटाना है, विषम संख्याएं इसमें से घटाते चले जाएंगे। तो जो विषम संख्याएं हैं अगर हम उन्हें घटाएं, विषम संख्या घटाते चले जाएंगे जब तक ये जीरो ना आ जाए। तो 36 में से एक घटाया 35 आया,
फिर हमने 35 में से दूसरा घटा सकते हैं। दूसरी विषम संख्या क्या आती है? 3। तो 1 3 5 से स्टार्ट होती है, तो ये बचा, सॉरी ये, हाँ 35 में से 3 गए तो ये बचा 32। फिर उसके बाद 32 में से तीसरी विषम संख्या 5 आती है, तो ये बचेगा 27। अब 27 में से चौथी विषम संख्या घटाएंगे तो कौन सी होगी? 7, यानी कि बचा 20। अब इसी तरीके से 27 में से 7, अब 20 में से या 20 में से अगली विषम संख्या 9 है, तो वो घटाई तो 11 आया। अब 11 में से 9 के बाद तो 11 ही आएगी, यानी कि ये 0 आ गया। तो ये कितनी बार में ख़त्म हो गया? 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 विषम संख्याओं में ये ख़त्म हो गया। तो पहली 6 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया? 6 विषम संख्याओं का योग, पहली 6 विषम संख्याओं का योग कितना हो गया? 36। अब 36 जो है वो 6 का स्क्वायर भी होता है, ये तो हमें पता ही है। अब जब 6 विषम संख्याओं का योग है तो ये क्या है? ये पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। इससे हमें पता चल जाता है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ये भी हमें पता चल जाता है। अब इसी तरीके से हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट की, एक और की कौन सी संख्या नहीं होती है। मान लीजिए हमने 38 लिया, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है, ये चीज हमें पता करनी है। तो इसको हम कैसे, वैसे ही विषम संख्याएं घटाएंगे। तो 38 में से पहले जब तक 0 ना आ जाए तब तक घटाते रहेंगे, तो ये आया 37। 37 में से फिर हम माइनस करेंगे 3, तो ये क्या आ जाएगा? 34। अब 34 में से तीसरी संख्या घटाएंगे 5, तो कितना आ जाएगा? 29। अब 29 में से अगली संख्या घटाएंगे तो 5 के बाद 7 आती है विषम संख्या, तो ये आ जाएगी 29 में से 7 हमने घटाया तो बचा 22। अब 22 में से आगे हम घटाएंगे तो नेक्स्ट विषम संख्या क्या है? 9। तो 9 हमने 22 में से घटाया तो बचा 13। अब अगली इसमें से घटाएंगे तो 13 में से 11 आएगी, तो ये बचा 2। अब 2 में से फिर अगली संख्या हम घटाएंगे कितनी? 13। तो क्या आ गया? माइनस का 11। अब इसमें 0 तो आया ही नहीं कहीं, तो ये विषम संख्या, ये जो 38 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इससे हमें पता चल गया। क्योंकि जब तक 0 नहीं आता तब तक हम घटाते रहते हैं। अब ये तो माइनस में ही चला गया। तो इससे एक कॉन्सेप्ट ये बनता है कि हम पूर्ण वर्ग संख्या का भी पता कर सकते हैं। तो n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? n स्क्वायर। ये चीज़ फॉर्मूले के तौर पे याद रखने में फ़ायदा है, क्योंकि ये हमें आगे काम देती हैं किसी क्वेश्चन को हल करने में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा नंबर होगा, तो तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि हमको इसमें, मान लीजिए हम विषम संख्याओं पे विचार करते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों पे, विषम संख्याओं के वर्गों पे, इस पे हम विचार करते हैं, जो क्रमागत वर्गों पर विचार करें। तो अब मान लीजिए मैंने 3 का स्क्वायर लिया, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब क्या इसको हम लगातार जो दो क्रमागत संख्या हैं 4 और 5, क्या इसमें नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगली विषम संख्या की बात करें तो वो क्या होगी? 5। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। क्या इसे दो क्रमागत लगातार संख्याओं में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 12 और 13 का योग 25 होता है। इसी तरीके से अगली विषम संख्या क्या है? 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 को किस तरीके से लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 24 और 25, क्योंकि ये लगातार दो क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसी तरीके से 9 विषम संख्या है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं? 81। और क्या इसे लिख सकते हैं? तो इसे लिख सकते हैं 40 प्लस 41। इसी तरीके से अगर अगली विषम संख्या की बात करें 11 का स्क्वायर, तो कितना होता है? 121। तो 121 को कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए 60 और 61। तो ये क्या है? इससे हमें एक कॉन्सेप्ट निकला कि विषम संख्याओं के जो विषम संख्याओं के वर्गों को, विषम संख्याओं के वर्गों को किसमें, वर्गों को दो क्रमागत विषम क्रमागत संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, सिंपल है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चल गई। अब कोई रैंडमली विषम संख्या का वर्ग ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया
कोई भी ले लेते हैं एक, जैसे मान लीजिए हमने लिया किसका 17 का वर्ग ले लेते हैं, तो ये हो गया 289। अब इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसका वर्ग 289 हो गया, तो 17 का वर्ग 289, और इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए मैंने पहले लिखा 144, 5 4 9 होता है, तो इसलिए 144 और 145। तो ये दो क्रमागत विषम संख्याओं में, वो दो क्रमागत संख्याओं में डिवाइड हो सकती है विषम संख्या। इससे ये कॉन्सेप्ट निकला। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, लेकिन दो क्रमागत संख्याओं में हम डिवाइड मतलब उसे अलग अलग लिख सकते हैं, योग के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं, अगर दो क्रमागत धनात्मक संख्याएं कह लो या धनात्मक पूर्णांक कह लो, धनात्मक पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग हो, ये जरूरी नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या हो, यह जरूरी नहीं है। अब इससे हमें ये पता चल गया कि अगर मान लीजिए दो क्रमागत संख्या मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 2 और 3 ले लिया, ये आया 5, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसी तरीके से 3 और 4 ले लिया मान लीजिए, तो क्या ये 7 जो है ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं। तो इसलिए ये तो है कि हम विषम संख्याओं के वर्गों को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों में के योग में चेंज कर सकते हैं, और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है, क्योंकि 289 को हमने चेंज किया। लेकिन अगर हम अकेला धनात्मक पूर्णांकों का योग करना चाहें, तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, ये जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि दो क्रमागत सम या विषम संख्याओं का गुणनफल, ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर इनका हम गुणनफल करें तो वो किस रूप में हम चेंज कर सकते हैं, वो चीज हम देखते हैं इसमें। तो ये हमारा तीसरा था, वो चौथा, ये चौथा आ गया हमारा। ठीक, चौथे पॉइंट में हमने देखा कि दो क्रमागत सम हो या विषम संख्याएं हैं, उनका जो गुणनफल होगा वो क्या दर्शा सकता है, या उसमें क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है, वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमने क्या किया कि पहले हम 2 × 4 को ले लेते हैं, क्योंकि ये दोनों सम संख्याएं हैं। तो इन दोनों का कितना हो गया? 8। क्या हम 8 को ये नहीं लिख सकते? ये क्या है? ये 3 - 1 है, और ये 3 + 1 है, यही तो है। इस रूप में नहीं लिख सकते इसको, 2 और 4 को लिख सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, यहाँ 3 का गुणा और यहाँ +1 और ये, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 - 3 + 3 और -1। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? 9 - 1 में। और 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, यानी कि 3 का स्क्वायर -1। इस रूप में हम कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। तो ये तो हमने पहले भी देखा था कि n-1 और n+1, इसको हम n² लिखते हैं, यही तो था, n² - 1 लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये चीज पता चल गई। अब इसके आगे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट हैं कि भाई अगर इनका दो क्रमागत विषम संख्याएं या सम संख्याएं हो, इनका जो गुणनफल होगा उसे हम एक कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर -1 कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, इसी का नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कोई बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 11 × 13 लिया, तो क्या 11 × 13 का जो वर्ग होता है वो होता है 143। 11 × 13 का जो गुणनफल है वो इतना आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, ये जो 11 था और 13, क्या ये दिख नहीं रहा कि 12 - 1 और 12 + 1 बन जाएगा? तो ये 12 - 1 और 12 + 1 लिख सकते हैं इसको सिंपली। अब इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 का स्क्वायर -1। तो एक रूप ये भी हो गया। तो कभी भी अगर चेंज करना हो या कोई संख्या ऐसी दिख रही है जो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल है, या फिर ये कह सकते हैं कि विषम संख्याओं का गुणनफल है या सम संख्याओं का गुणनफल है,
तो उसके बीच की संख्या का स्क्वायर करके -1 कर सकते हैं। भी इसी के तरीके से हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने दूसरी विषम संख्याएं ली 13 और 15 इस तरीके से। तो इसे किस तरीके से, अब डायरेक्ट हम इस कॉन्सेप्ट पे जाने की कोशिश करते हैं मल्टीप्लाई ना लिखकर। तो मल्टीप्लाई ना लिखकर डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 और ये हो जाएगा 14 प्लस 1, यही हो गया। तो ये किस स्क्वायर में गया, ये 14 स्क्वायर माइनस 1 भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका मान और इसका मान बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं अगर हमें पता है। मान लीजिए हमने 14 का स्क्वायर किया तो ये आया 196 माइनस 1 195। और इनका अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इसको कर सकते हैं 15 दिया 45, 15 एकम 15, 15 4 19। तो हम देख रहे हैं ना दोनों बराबर है। तो इस रूप में भी एक इसको लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट छोटे छोटे थे जो हमें काफ़ी एग्जाम्पल्स में मदद करते हैं। अब इनका कुछ एक प्रतिरूप देख लेते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं या कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ प्रतिरूप हैं ये वर्ग संख्याओं के जो हमें काफ़ी हेल्प करते हैं या इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं ये। तो वर्ग संख्याओं के प्रतिरूप जिनसे खेलने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है। जैसे 11 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या आता है 121, यही आता है। अगर हम मान लीजिए 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले हमने 1 लिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, यही होता है। वहीं पर अगर हम 11 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 121, यही आता है। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने देखा क्या, यहाँ पे 1 2 3 लिए, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2, और यहाँ 3 बार 1 है तो तीसरे नंबर का 3 आ गया। और इधर जो यहाँ देख रहे हैं हम 2 के बाद 1 आया क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 2 1 1 आए थे इधर और यहाँ पे 2 आया था। उसी तरीके से संख्या घटती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो इसमें 3 है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 3 2 1 और 3 2 1। इस तरीके से हम बना सकते हैं क्वेश्चंस को। इसी तरीके से अब मान लीजिए हम डायरेक्ट चलते हैं सीधे। मान लीजिए मैंने 8 टाइम्स 1 ले लिया तो ये हो गए 3 2 5 6 7 8, ये कितने हो गए 8। 8 इनका स्क्वायर अगर हमें करना हो तो हम कहाँ पे जाएंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 सीधे 8 पे। अब 8 से घन जो संख्या घटेगी वो आएगी 1 तक। तो 8 7 6 5 4 3 2 1, और इधर भी 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो गया। तो ये है ना इंटरेस्टिंग पॉइंट्स काफ़ी अच्छे जो हमें सॉल्व करने में मदद करते हैं या क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से करने में मदद करते हैं। अब इन ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि भाई इसमें बस इसका ध्यान रखना है कि कितने टाइम्स 1 आया हुआ है और वहीं से उल्टी गिनती शुरू करेंगे और इधर भी उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट एक और इसका प्रतिरूप देख लेते हैं कि मान लीजिए 7 का स्क्वायर क्या है 49, यही होता है। अब ये जो 4 है और ये 9 है, अगर हम 6 और 7 का स्क्वायर करें तो 6 और 7 का स्क्वायर होता है हमारा कितना हो जाएगा 4489। ये अब इससे हमें क्या पता चला, ये जो 4 था ये तो यहाँ आ गया और ये 9 जो है ये यहाँ आ गया, लेकिन इसकी एक गिनती कम हो गई और इधर एक 4 बढ़ गया। इसी टाइप से अगर हम 6 6 7 की बात करें, क्योंकि 6 आया यहाँ पे, 6 आया तो इसलिए एक गिनती कम हुई और एक 4 बढ़ गया। तो यहाँ पे 2 6 बढ़ गए। तो जब 2 6 बढ़ गए तो एक 4 9 तो वही है सिंपल। अब यहाँ पे 2 बढ़ गए तो 2 8 आ जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे 2 6 हैं तो 2 4 आ गए। इस तरीके से एक ही कॉन्सेप्ट बनता है कि भाई जितने बार 6 आएगा उसका उतना एक ज़्यादा 4 आ जाएगा और उतनी बार 49 तो चलता ही रहेगा। अब मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2 3 4 5, 5 6 ले लिए, ठीक। अब इनका हमें पूरे का स्क्वायर करना है। तो पूरे का स्क्वायर करने के बजाय हम 49 को पहले देख लेते हैं। और 4 टाइम्स कितनी बार 6 है 2 3 5, 5 बार 6 आ गया। तो जब 5 बार 6 आ गया तो 5 बार तो 8 आएगा अंदर, 1 2 3 4 5 और एक 9 आ जाएगा। बस उसके बाद यहाँ पे 5 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 5। तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं सिंपल। तो ये हमारा इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से और बड़ा करके देख लेते हैं। मान लीजिए ये 5 बार 6 लिया था, अब ले लेते हैं हम 7 बार। तो कितना हो गया 3 4 5 6 7, 7 बार ले लिया।
अब इसका स्क्वायर करके देखते हैं। अब यहाँ 7 बार 6 है, तो हमें कैसे 49 तो लेना ही लेना है। अब यहाँ पे कितने 6 हैं, 3 3 6 1 7, तो 7 बार तो 6, 7 बार तो 8 ले लेते हैं, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि 49 से स्टार्ट होके 4 और 9 के बीच में ही चलेंगे। यहाँ पे 8 आता है 9 से पहले, तो कितने 9 आ जाएंगे, 7 9 आ जाएंगे, 7 8 आ जाएंगे, तो 7 8 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 8 हो गए। अब यहाँ पे 7 बार 4 लिखेंगे, तो 7 बार 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। अब इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं इनके थ्रू। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि नहीं। 2 4 6 2 8, ठीक, इससे हमें कंफ्यूजन नहीं होता। अब 4 9 से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मान लीजिए हमने एक स्टार्ट किया 11 से, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1, यही होता है। अगर इनके बीच एक जीरो मैंने जोड़ दिया, तो 101 का स्क्वायर अगर हम करें तो क्या आएगा, मान लीजिए इसको सिंपल लिख सकते हैं 1 0 2 0 1, ये लिख सकते हैं। एक जीरो बीच में आया तो इनके बीच में भी एक एक जीरो आ गया। अब दूसरा, अगर हम 2 जीरो लगा दें, मान लीजिए इसमें यहाँ से सीधा पहले एक जीरो लगाया था, अब 2 जीरो लगा दिए, तो यहाँ भी 2 जीरो लग जाएंगे, ये 2 जीरो लग गए। अब आगे तीस, अगर मान लीजिए मैंने 4 जीरो ले लिए सीधे, 7 4 जीरो ले लिए, तो यहाँ भी 1 2 3 4 जीरो आ गए, फिर इधर भी 1 2 3 4 जीरो आ गए और ये बन गए। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिससे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हम कर सकते हैं, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।